हम उनसे पूछेंगे क्या यही आपकी सरकार है? आपकी सरकार में संविधान जलाया जा रहा है, भारतीय संविधान निर्माता की प्रतिमा को सरेआम बीच चौराहे पर तोड़ा जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आखिर आप इस देश को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे और आप किस प्रकार से दिल्ली में सरकार चलाएंगे? तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी और दिल्ली में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं इस बार चुनाव में भी उनको जवाब देने वाले हैं। जलाया गया और वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई और इससे लगता है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का अब तक उस पर कोई न तो ट्वीट आया है न कोई उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि शायद उन्हीं की सरकार में ये कृत्य किया गया है और हमें ये लगता है कि देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर यदि खुलेआम अगर बीच चौराहे पर अगर संविधान को जलाया जाता है और उस पार्टी के मुखिया चुप रहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग देश विरोधी लोग हैं, ये सरकार संविधान विरोधी सरकार है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर भारतीय संविधान ही एक ऐसा मूल मंत्र है जो देश को कभी टूटने नहीं देता, देश में सभी जाति मजहब और पंथ के लोगों को समता समानता बनाए रखता है और इस संविधान की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन प्रतिबद्ध है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देश के अंदर जाने लाखों करोड़ों अनुयायी हैं जो संविधान की सुरक्षा के लिए अपना सर कलाम कराने के लिए भी वो तैयार हैं और उनमें सबसे आगे की पंक्ति में मंजीत सिंह नौटियाल खड़ा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर संविधान की सुरक्षा के लिए हमारा अगर सर भी कलम होता है तो विरोधी के सामने हम अपना सर रखेंगे, लेकिन संविधान को आँच नहीं आने देंगे। मैं इस देश की जनता से आश्वस्त करता हूँ, लेकिन ये लड़ाई इस देश की जनता की है, ये लड़ाई देश को बचाने की है। मुझे लगता है कि अगर किसी संविधान और देश विरोधी व्यक्ति ने अगर संविधान को जलाया है और पार्टी के मुखिया और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के संरक्षण में ये सब चीज़ें चल रही हैं और देश की जनता समझ चुकी है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी अभी उनको सब चीज़ें मालूम है लेकिन अब तक उन्होंने कोई स्पष्टीकरण इस पर घटना पर नहीं दिया है। इसलिए भीम आर्मी जय भीम संगठन ने ये डिसीज़न लिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हम उस पार्टी के मुखिया के आवास का घेराव 30 जनवरी को कल करेंगे और संविधान को हाथ में लेकर हम उनसे पूछेंगे क्या यही आपकी सरकार है? आपकी सरकार में संविधान जलाया जा रहा है, भारतीय संविधान निर्माता की प्रतिमा को सरेआम बीच चौराहे पर तोड़ा जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आखिर आप इस देश को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे और आप किस प्रकार से दिल्ली में सरकार चलाएंगे? तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता भी और दिल्ली में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं इस बार चुनाव में भी उनको जवाब देने वाले हैं। अच्छा, क्या लग रहा है मतलब इस बार पंजाब का बदला दिल्ली का दलित ले पाएगा केजरीवाल से? देखिए, अब ये बड़ी समस्या है कि जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात होती है या संविधान की बात होती है तो क्या दलितों की जिम्मेदारी है संविधान की सुरक्षा करना? संविधान तो सबको न्याय दे रहा है तो सबको सुरक्षा करनी चाहिए संविधान की। तो हम तो ये देश की जनता से सबसे अपील करते हैं कि आप इस न्याय की लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में आप साथ आइए और ऐसे संविधान विरोधी लोगों को हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कल दिल्ली में हम प्रदर्शन करेंगे, संविधान को हाथ में लेकर पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल से ये पूछेंगे ज़रूर कि आप बताइए कि क्या आप देश में संविधान को जलवाएंगे? क्या आप बाबा साहब के डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ेंगे? बाबा साहब के बच्चे इतने कमज़ोर हैं? क्या हम लोग, देश की जनता इतनी कमज़ोर है? क्या देश के अंदर संविधान को जला जाएगा? मैं एक बात और पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं कि जितने भी संविधान विरोधी ताकतें हैं या संविधान विरोधी लोग हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानते हैं और कितना भी बड़ा अपराध हो तो हम संविधान में पूरी आस्था रखते हैं कि संविधान के अनुसार ही उसमें न्याय होना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रम हो गया है कि अपराध करेंगे और केवल छोटी मोटी सज़ा होगी, जेल चले जाएंगे, तो हमने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी है। हमारे हाथ बहुत मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं आप सोच भी नहीं सकते। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन मंजीत सिंह नौटियाल ने देश के युवाओं को इशारा कर दिया कि संविधान विरोधी लोगों का इलाज कर दिया जाए, लेकिन हम लोग
संविधान को मानते हैं, संविधान से हमारा हाथ बंधे हैं। हम चाहते हैं कि संविधान के अनुसार ही न्याय हो। जब इस देश के अंदर न्यायपालिका है तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें लगता है कि उस व्यक्ति की सदस्यता रद्द होगी और बाकी हमारा आंदोलन संवैधानिक जारी रहेगा। अच्छा, बात रही पंजाब की अलग, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लगातार पिछले 10 सालों से लगभग केजरीवाल सरकार है, तमाम वादे किए। लॉकडाउन की बात करें, कोरोना टाइम जब लगा तो वहाँ पर 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख ऐसे सफाई कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज के, उनको ऐसा आश्वासन दिया कि आप नौकरी कीजिए, अगर आपकी जान जाती भी है तो हम आपके परिवार को कुछ ना कुछ मदद करेंगे। लगभग 1 करोड़ 60 लाख के राशि की मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं किया गया है। तमाम दलित परिवार के लोग मरे हैं, उनने अपना परिवार खोया है, अपने छत से मतलब छत खो दी है, लेकिन वहाँ पर ना ही उनको नौकरी मिली है, ना ही उनको वो रकम मिली है, दर दर भटक रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे, सरकार कैसे क्या करे, या फिर उन दलितों को क्या करना चाहिए इस बार के चुनाव में? जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। यहाँ देश के अंदर जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको तरह तरह से दबा दिया जाता है और तरह तरह से उसको, चाहे वो न्यायपालिका के द्वारा, चाहे उसको कार्यपालिका के द्वारा, और चाहे उसको किसी प्रकार से डराया धमकाया जाता है। परंतु अब मुझे ये लगता है कि भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के अंदर एक ऐसी निष्पक्ष और निडर आवाज़ है, एक संवैधानिक आवाज़ है कि हम किसी भी सूरत में जो संविधान विरोधी ताकतें हैं और इस देश के प्रत्येक नेता को, इस देश की जितनी भी सरकारें हैं, जिस पार्टी की जिस प्रदेश में सरकार है, हम संविधान को हाथ में लेकर डंके की चोट पर ये पूछेंगे कि आप बताइए कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों के अधिकार कहाँ हैं? आपने इनके कितने अधिकार आप तक दिए? आपने कितना रिजर्वेशन इनको दिया? आपने कितनी योजनाएं देश के जनता के लिए बनाई, देश के पिछड़ों के लिए बनाई? हम डंके की चोट पर पूछेंगे। और खासकर दिल्ली में जो चुनाव चल रहा है, यहाँ वर्षों से बहुजन समाज को ठगा जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ आप किस प्रकार से न्याय करेंगे। यहाँ नगर पालिका में भी, नगर निगमों में भी हमारे लोगों के साथ में इतनी ज़्यादती होती है कि केवल SC ST लोगों को 3rd क्लास की नौकरी दी जाती है, और जबकि शिक्षा का अगर लेवल अगर आंका जाए तो बराबर है, लेकिन जब कार्य की बात होती है तो हमारे लोगों को 3rd क्लास की नौकरी दी जाती है और जो अदर कास्ट के लोग हैं उनको कुर्सी वाली नौकरी दी जाती है। हमारे यहाँ साथ तो यहाँ भी भेदभाव हो रहा है। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है, जो हमारे लोगों को केवल उस तुच्छ मानसिकता के द्वारा वही नौकरी दी जा रही है जो कि हमको नहीं करनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए। तो अब इसमें भीम आर्मी जय भीम संगठन बदलाव करेगा। उनका भाई, मैं बहुजनों का बेटा और संविधान को मानने वाला व्यक्ति, मैं देश की जनता से भी अपील करता हूं कि मैं आपकी लड़ाई को निष्पक्षता से लड़ूंगा, कि मैं देश की हर एक मुसीबत से लड़ूंगा, मैं देश के अंदर हर एक अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, मैं हर देश के हर एक शोषित, पीड़ित, वंचित के खिलाफ के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि आप भीम आर्मी जय भीम संगठन से जुड़ें, हम सरकार के सामने चुनौती बनेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में भीम आर्मी जय भीम संगठन किसकी ओर मतलब समर्थित है और किसको सपोर्ट कर रहा है, और चुनावी मुद्दे क्या क्या रखने वाला है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, और दलित जो बहुजन लोग हैं संविधान को मानने वाले, वो भी इस पार्टी को सपोर्ट करें, ताकि जो वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी है या और भी दलित समाज जो सरकारी नौकरी में जिसका शोषण हो रहा है इस बार, उसको उसके प्राप्त अधिकार मिल सकें? देखिए, भीम आर्मी जय भीम संगठन अब तक जो है बहुजन समाज पार्टी को निस्वार्थ समर्पित होकर काम करता आया है। और हमने उत्तर प्रदेश चुनाव जब भी हुआ, क्योंकि जब भी आदरणीय बहन जी से हमारी वार्ता हुई तो हमने आदरणीय बहन जी से भी ये अपील करी, बहन जी आप आदेश करिए, हम एक कार्यकर्ता बनकर इस मिशन और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और जो बहन जी ने आदेश किया, मैंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से उसको आगे बढ़ाया, और शायद वहाँ कामयाबी भी बड़े पैमाने पर मिली हमें। और हम अब भी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा मिशन है, और अगर इस देश के लोगों को अगर न्याय मिल सकता है तो ये सच है कि वो बहुजन समाज पार्टी में मिल सकता है। और बाकी की जो बातचीत और वार्ता की बात है, कुछ लोग
बहन जी के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो सर्किल है बहन जी का, जो वार्तालाप करने में अहम भूमिका निभाते हैं, वो देश को और देश के बहुजन समाज को और बहुजन समाज पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसकी आप आकलन भी नहीं किया जा सकता। और इसका नुकसान देश के शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को हो रहा है। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं, क्योंकि मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, अगर हम संविधान को मानते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं कि, तो अगर सच को सच नहीं कहेंगे तो फिर संविधान और नीला पटका पहनना बेकार है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की एक ऐसी नेता हैं कि देश के हर व्यक्ति को, हर वर्ग को न्याय मिल सकता है, सब आस्थाओं का सम्मान हो सकता है, परंतु जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और उनके कारण पार्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, तो उसको हमारी बात आदरणीय बहन जी तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इस बात को लेकर मैं बड़ा दुखी भी हूं। लेकिन हम भीम आर्मी जय भीम संगठन के माध्यम से एक बहुजन आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय नेता को यह भी नहीं हो सकता कि सब चीज़ों की जानकारी न हो। और हमारी अपील है बहन जी से कि बहन जी हमें ज़मीन पर ये आकलन करना होगा कि आखिर हमारा मूवमेंट इतना गिरता हुआ क्यों जा रहा है और इतना बड़े पैमाने पर नुकसान क्यों हो रहा है। और देश के बहुजन समाज से मैं ये आश्वस्त करता हूँ उनसे कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे, मैं न कल झुका उनके सामने, मैं विरोधी लोगों के सामने न आने वाले समय में झुकूंगा। कोई नोट ऐसा नहीं बना जो मनजीत सिंह नोटियाल को खरीद ले। हमारा आंदोलन कल भी मजदूर लोगों की मेहनत और मजदूरी से चल रहा था, कभी हमने किसी से चंदा वंदा नहीं लिया। और आने वाले कल में भी हमारा आंदोलन मजदूरों के कमाए हुए धन से चलेगा, क्योंकि हम पूंजीपतियों के इशारे पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, आपका जो आंदोलन आप चला रहे हैं, कल भी आपका एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन है, तो क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आपके जो तमाम आंदोलन हैं, क्या वो मेन भूमिका निभा पाएंगे? जैसे कि जितने भी लोग अभी पीड़ित हैं, शोषित हैं या सरकार के जाल में फंसे हुए लोग हैं, जिनको मतलब किसी भी तरह से मदद नहीं मिल रही है, आश्वासन मिला लेकिन मदद अभी तक नहीं मिली, साल साल बीत गए हैं, तो क्या ये आपका आंदोलन उन तक कुछ मदद पहुंचा पाएगा? देखिए, जब भी देश के अंदर बहुजन समाज के साथ में अन्याय और अत्याचार होता है तो मुझे ये लगता है कि शायद उनके साथ में अन्याय अत्याचार इसलिए होता है, काशीराम साहब कहते थे कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती है। और हमारा बहुजन समाज तो हाथी जैसा समाज है, वो बहुसंख्यक समाज है, उसके साथ में फिर अन्याय क्यों हो रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि इसलिए हो रहा है कि हम बहुजन आंदोलन को अब तक सही तरह से नहीं समझ पाए, जिसके लिए भीम आर्मी जय भीम संगठन प्रतिबद्ध है। हम गांव-गांव जाकर बहुजन आंदोलन के बारे में बड़े पैमाने पर समझा रहे हैं, बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं। और जहां तक न्याय की बात है, देश की पार्टियां इसलिए न्याय नहीं दे पाती क्योंकि वहां जो सदन में बैठे हुए लोग हैं वो बहुजन समाज के हितैषी नहीं हैं। जो सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हैं वो बहुजन समाज के हितैषी नहीं हैं। लेकिन मैं इस बारे में भी ये कहना चाहता हूं बहुजन समाज से कि आप अपने भाई के हाथों को अगर मजबूत करेंगे तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी न्याय नहीं कर रहा है, जो सरकार न्याय नहीं कर रहा है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं वो कुर्सी हम बदलेंगे, ये पूरा मैं आश्वस्त करता हूं। अच्छा, दिल्ली के विकास मॉडल की बात करें तो केजरीवाल ने बहुजन, जितने दिल्ली के अंदर बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ छलावा किया है, इसमें कितना आप सच मानते हैं? क्योंकि दिल्ली के लगातार शिक्षा मॉडल की बात करें या फिर जो मोहल्ला क्लिनिक, वो अपना बता रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा बना दिया है, दलित बस्ती जो है वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक एकदम खस्ता हालत में है, तो उस पर आप क्या देखते हैं? और इस बार दिल्ली के दलितों का मुद्दा क्या रहना चाहिए चुनावों के अंदर जिसको देख के वो वोट करें? देखिए, जब भी चुनाव हो और जहाँ तक मुद्दों की बात है, देखिए सभी पार्टियां क्या करती हैं कि सभी पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती हैं।
अभी दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार जब दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो सभी पार्टियों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कुछ लोग कह रहे हैं बिजली पानी मुफ्त में देंगे, कुछ लोग तरह तरह की योजनाएं लागू कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा तबका रहता है, जो दलित रहते हैं, पिछड़े रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, आदिवासी वर्ग रहते हैं, आखिर इनकी बात क्यों नहीं करती पार्टियां? मुझे ये लगता है कि शायद जो ये पार्टियां हैं, ये पार्टियां हमारी नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये पार्टियां हमारी नहीं है। अगर हमारी पार्टियां होती तो हमारा प्रतिनिधित्व तय करती। हम ये कहना चाहते हैं इन पार्टियों से, आप दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी के लिए आप मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं करते हैं? जब इस देश के पूंजीपतियों के लिए मैनिफेस्टो जारी हो सकता है, तो फिर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग के लिए, बहुजन समाज के लिए मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं हो सकता है? आरक्षण के लिए मैनिफेस्टो जारी क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, क्या मैनिफेस्टो क्या रहना चाहिए आपके अनुसार? आप बताइए ना कि शिक्षा में आप हमें क्या देंगे? कई बार यहाँ आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों में, मैंने अभी पहले भी बताया कि जब यहाँ हमारे लोगों को शिक्षा देना बंद कर दिया, कुछ यूनिवर्सिटियों में तो मुझे आकर खुद ताला लगाना पड़ा, तब जाकर कुछ अधिकारियों का दिमाग ठीक हुए कि भाई यहाँ आरक्षित सीटों पर सबको लगाना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आरक्षित सीटों पर यहाँ आप लोकतंत्र के चारों स्तंभों में आप कितना हमारा आरक्षण दे रहे हैं, दलितों को आप कितना आरक्षित सीटों पर रख रहे हैं, पिछड़ों को आप कितना आरक्षित सीटों पर रख रहे हैं, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों के लिए आप कहाँ कहाँ उनको कुर्सियों पर बिठा रहे हैं। सब सारी बात होनी चाहिए ना, लेकिन वो कोई नहीं बात कर पा रहा। आप यहाँ पर और देश के अंदर राजनीति में वर्तमान में एक चीज़ चल रही है कि अब जो है यहाँ एक राजनीतिक बाजार चल रहा है। उस राजनीतिक बाजार में क्या हो रहा है कि सारी पार्टियां इस होड़ में बनी है कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बना दूं, मैं कितने से ज़्यादा विधायक बना दूं। किसी की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। अब प्रयागराज में महाकुंभ में लोग, पूरे देश के नेता कह रहे हैं, डुबकी लगाकर फोटो खींचकर फेसबुक पे डाल रहे हैं, ट्विटर पे डाल रहे हैं कि देखो मैं भी गंगा नहाया, मैं भी गंगा नहाया। और कुछ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी। अरे भाई, जब आपको ये पता है कि गंगा में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, तो आपकी 40 साल सरकार रही है, आपने क्या किया है? क्यों गरीबी दूर नहीं कर पाया आप? आपकी तो 40 साल सरकार रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम गंगा में डुबकी लगाए, वो भाई आस्था का सवाल है, ठीक है, वो बात खत्म हो जाती है। लेकिन राजनीति में आपको अधिकारों की बात करनी होगी। जिस जनता ने आपको आप पे भरोसा जताया है कि ये हमारे लिए काम करेंगे, ये हमें नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? क्या इनको आप गंगा में डुबकी लगाकर यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि बस नहाओ और घर जाओ? ये नहीं हो सकता। अब जनता जवाब लेना चाहती है, जनता सवाल करना चाहती है, जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है। अरे एक नारा पहले ऐसे मतलब बहुत मशहूर था कि जो दलितों की बात करेगा या जो बहुजनों की बात करे वो दिल्ली में राज करेगा। क्या नारा टूट गया है? वो क्यों टूटेगा वो नारा? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी इस देश के अंदर बहुसंख्यक है सर। ये नारा तो कभी नहीं टूटेगा। उसी मोमेंट पर भीम आर्मी जय भीम संगठन काम कर रहा है। देखिए, आपको एक बात समझ नहीं होगी, बहुजन का मतलब क्या है। मैं कई बार इसमें बता चुका हूं। बहुजन का मतलब है जितने भी इस देश के अंदर शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं। बहुजन का मतलब कोई विशेष जाति नहीं है, लेकिन जिन लोगों के साथ में उत्पीड़न हुआ है वो वर्ग दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी हैं। आज भी उनके साथ में उत्पीड़न हो रहा है। दलितों को क्या 17% आरक्षण मिल रहा है? पिछड़ों को 27% आरक्षण मिल रहा है, अल्पसंख्यक को 13% आरक्षण मिल रहा है, आदिवासी को 14% आरक्षण मिल रहा है। तो हम तो अधिकारों की बात करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर बहुजनों की सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष को हम वंचित रखेंगे या उसकी बात नहीं करेंगे। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहुजन महापुरुषों ने कहा, माननीय साहब काशी राम जी ने भी कहा है, सबको अधिकार मिलेगा। लेकिन एक थॉट मान्यवर शहीद आजम भगत सिंह जी का है कि ऐसा नहीं है कि सरकार बनाकर कुछ लोगों के हाथों में सौंप दिया जाए। भाई सबको अधिकार मिलना चाहिए ना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते हैं, भाई सबको अधिकार मिलना चाहिए ना। तो हम तो सबको अधिकार और सबको सम्मान की बात करना चाहते हैं। लेकिन देश की पार्टियां दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक, आदिवासी को मूर्ख बनाकर फिर कुछ पूंजीपतियों के हाथ में काम करती हैं, उनके इशारों पर चलकर काम करती हैं। भाई जिनके इशारे पर सरकार बनी है, जिनके आधार पर सरकार बनाई है आपने, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? अब चुप नहीं रहा, अब तो सवाल जवाब होना होगा
और अधिकार देने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा आंदोलन बड़ा मजबूत हो रहा है। आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दलित किन मुद्दों को देखकर किस पार्टी को वोट करे? देखिए, दिल्ली क्या पूरे देश की जनता स्वतंत्र है। दिल्ली में सबसे जो अहम मुद्दा है, यहाँ आज भी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उनका आपने कितना उनको कोटा दिया, आज तक उनको कितना रिजर्वेशन दिया, शिक्षा में आपने उनको आरक्षण के अनुसार आपने कितना उनके लिए बजट बनाया, उसका मैनिफेस्टो जारी करे। अगर किसी पार्टी में दम है तो मैनिफेस्टो जारी करे कि हमने इतना दिया है, वरना ये सब बहरूपिये हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं और बहुजन समाज इनको नहीं बख्शेगा, बदलेगा। धन्यवाद सर। मंजीत सिंह